बच्चा लोग, कैसे हो? मैं प्रदीप चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th की एक बुक है एक्टिव पब्लिकेशन, जिसको चैप्टर वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो जो 10th का नया सिलेबस है उसमें जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो आज हम उसी को जो है क्वेश्चन वाइज सॉल्व करेंगे और एक एक चैप्टर जो है ख़त्म करते हुए चलेंगे। तो आज जो सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, इसको हम शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो नंबर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा काल्पनिक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं रियल नंबर्स, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब हम इमेजिनरी नंबर्स क्या होती हैं? तो काल्पनिक संख्याएं, ये हम लोगों को पढ़ना है 11th में। अभी हमारे सिलेबस के बाहर है, लेकिन थोड़ा सा हम जान लेते हैं काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लिखा हुआ है x² + 2 = 0। यहाँ पे हम करेंगे x², इधर जाएगा तो हो जाएगा -2, या फिर x बराबर ±√-2। क्या यहाँ पे x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो निकालना पॉसिबल है? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रूट के अंदर में है वो 2 ना होके -2 है, और ये -2 से रूट नहीं हटेगा क्योंकि अंदर में माइनस लगा हुआ है। हम 11th में जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये जो है माइनस को कैसे हटाएंगे और फिर ये रूट हटेगा। तो अब हम बात करते हैं कि देखो काल्पनिक संख्या हो गई ना, कि अगर यहाँ पे दिया हुआ x² + 2 = 0, तो यहाँ पे x² = -2, और जब x निकालेंगे तो √/-2 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे -2 लगा हुआ है, इसलिए रूट नहीं हटेगा। ठीक, अब वास्तविक संख्याओं में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अब देखो प्राकृतिक संख्याएं, हम इसके डेफिनेशन में लिख देते हैं। इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 ... ठीक, दूसरा है पूर्ण संख्याएं, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको लिखने का सही तरीका है 0 + प्राकृतिक संख्या। मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट होता है उसमें 0 अगर हम डाल दें तो हमको मिल जाएगी पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4, ये वो इन्फिनिट तक। ठीक, फिर आगे आता है 3 नंबर पूर्णांक। ठीक, जिसको बोलते हैं इंटीजर, लेकिन इसको Z से दिखाया जाता है, Z फॉर जेलिन होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो पूर्णांक होता है 0 1 2 3, ये पॉजिटिव, ठीक इसी का अपोजिट -1 -2 -3 ये हो गया। ठीक, फिर आता है 4 नंबर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए। यहाँ पे जो P की वैल्यू है 0 1 2, ये कुछ भी हो सकता है, और जो Q की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पे हम लिखेंगे P and Q आर इंटीजर्स बट Q ≠ 0। मतलब जो Q की वैल्यू है वो कभी 0 नहीं हो सकती। बाकी P का मान 0 से लेके प्लस और माइनस दोनों में, क्योंकि इंटीजर्स है तो हो सकता है Q भी इंटीजर से होगा, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। फिर आगे हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। एक लास्ट है 5 नंबर अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो अपरिमेय संख्याएं मतलब कि जिसका जो दशमलव प्रसार होता है ना तो वो शांत होता है और ना
आवर्ती होता है। जैसे कि अगर हम कोई, जिसको या फिर कह सकते हैं कि वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या होंगी, वही हमारी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 0.01001001, ठीक, ऐसे दिया हुआ है, ये कभी भी खत्म नहीं हो रही है। या फिर हम कह सकते हैं कि अंडर रूट अभाज्य संख्याएं, मतलब जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके, ठीक। तो यहाँ पे जैसे √2, √3, √5, √7, ऐसे सारी जो संख्याएं हैं ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं। तो ये हम बेसिक चीज़ों को जान लिए। अब हम सीधे चलते हैं कि जो एक्टिव पब्लिकेशन की बुक है उसके पहले क्वेश्चन की तरफ। और उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाँ, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले, और देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये आपकी स्क्रीन पर एक इमेज के रूप में जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करने से पहले एक हम बता देते हैं, यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड प्रमेय, ठीक। तो जो यूक्लिड प्रमेय है वहाँ पे बताया गया है कि यदि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हैं तथा a इज ग्रेटर देन b, मतलब a का मान जो है वो b से अधिक है, तो जो a होता है a बराबर BQ + R। जहाँ पे हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर दो संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मान लेते हैं एक संख्या है 13 और एक संख्या है 4, हम मान लेते हैं जो 13 है वो हमारा a है और जो 4 है वो क्या है, वो b है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो a है वो b से बड़ा है, ठीक। तो अगर हम a को लिखना चाहें 13 को, तो सबसे पहले यहाँ पे हम भाग ले लेंगे 13 को किससे, 4 से, 4 3 12, शेषफल कितना 1 है। तो अगर हम 13 को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 4 × 3 + 1, मतलब कि जो 13 है हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अरे यही तो हमारी क्या है, यही तो यूक्लिड प्रमेय है कि जो हमेशा भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल तथा उसमें शेषफल को जोड़ दें तो वही हमारा क्या निकल के आता है, भाज्य निकलता है, ठीक। तो इसका जो यूक्लिड प्रमेय है इसका उपयोग हमको करना है HCF निकालने में, ठीक है। यहाँ पे जो भाज्य है हमारा a होता है, जो भाजक है वो b होता है, और जो भागफल है उसको q कहते हैं, और जो शेषफल होता है उसको r, ठीक। तो अब देखो जो HCF होता है वही हमारा HCF होता है b, लेकिन HCF b कब होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड प्रमेय में जिस चरण में r बराबर 0 होता है उसी चरण के b के मान को संख्याओं का HCF कहते हैं, ठीक। ये हो गया ना, ये है क्या यूक्लिड प्रमेय। यदि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या यदि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि ये 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है a का मान, और b का मान भी कुछ 2 4 6 8 10 15 12 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो a है वो b से बड़ा होना चाहिए। जब a b से बड़ा होगा तो यहाँ पे a बराबर BQ + R। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो r है, r की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, वो या तो 0 के बराबर होती है, या फिर r की जो वैल्यू होती है 0 से बड़ी होती है, और जो r की वैल्यू होती है हमेशा b से छोटी होती है। इसको हम लिखना चाहें अगर तो लिखेंगे 0 इज ऐसे, मतलब कि r इज ग्रेटर देन 0, r इज लेस देन टू b, या फिर r इज इक्वल टू
0। अगर r का मान 0 के बराबर होगा तो वहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी वही हमारी HCF होगी, या फिर जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन हमेशा b से छोटा होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे दिखाना है हमको कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब जब धनात्मक पूर्णांक है तो हम लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से a बराबर bq + r के रूप का होगा। ठीक, अब चूंकि हमको क्या लिखना है 2q अथवा 2q + 1, तो यहाँ पे जो b का मान होगा वो 2 होगा। और हमने क्या कहा, हमने कहा जो r का मान होता है वो या तो 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है, या फिर b से छोटा, मतलब कि यहाँ पे b का मान 2 है। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 और 1। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, इसको समीकरण 1 बनाते हैं। ये जो है समीकरण 1 है, a बराबर bq + r। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि b बराबर, लिखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 2 तथा r बराबर 0 पर। ठीक, तो a बराबर हो जाएगा 2q + 0 या फिर a बराबर 2q है। ठीक, अब पुनः समीकरण 1 में b बराबर 2 तथा r बराबर 1 पर। ठीक, तो हो जाएगा a बराबर 2q + 1। यहाँ पे है ना a बराबर 2q + 1, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। आइए थोड़ा इसका हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। जैसे मान लेते हैं a बराबर दिया हुआ है 2q। ठीक, अब देखो q अगर यहाँ पे कोई भी कुछ भी हो, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, डजंट मैटर। तो अगर मान लेते हैं q का मान 1 2 3 4 कुछ भी ले लेते हैं। ठीक, तो एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम सम संख्या का सम गुणे सम संख्या करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमको सम प्राप्त होगी। ठीक, सम संख्या गुणे विषम संख्या तो हमको प्राप्त होगी सम संख्या। उसके बाद विषम संख्या गुणे विषम संख्या बराबर विषम संख्या। चेक करते हैं सम संख्या मतलब कि जैसे हम लिखते हैं 2 × 4 8, 2 × 2 4। देखो क्या मिली, सम का सम में गुणा कर रहे हैं तो हमको सम संख्या मिल रही है। विषम संख्या और सम संख्या का गुणा करते हैं 2 × 3 बराबर 6, 4 × 5 बराबर 20। देखो मिल रही ना हमको, सम और विषम का गुणा कर रहे हैं तब भी हमको क्या मिल रहा है, तब भी हमको मिल रहा है सम संख्या। लेकिन विषम और विषम का गुणा करते हैं तो जैसे विषम और विषम का जब गुणा करेंगे तो कितना, 3 × 3 कर रहे हैं 9 मिल रहा है, 5 × 7 कर रहे हैं 35 मिल रहा है, 3 × 5 कर रहे हैं 15 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या, अगर सम और सम का गुणा हो रहा है तो सम संख्या, सम और विषम का हो रहा है तो सम संख्या, लेकिन विषम और विषम का गुणा करेंगे तो विषम संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे अगर a का मान 2 है और q अगर सम हो या विषम हो तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये एक सम संख्या मिल गई। और किसी भी सम संख्या में अगर हम एक जोड़ देंगे तो जो हमको मिलेगा वो विषम संख्या होगी। तो यहाँ पे जो a बराबर है क्या है, सम संख्या +1। तो अगर हम मान लेते हैं कोई भी सम संख्या, मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, अगर सॉरी सम संख्या अगर यहाँ पे 4 है, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5, और 5 क्या है, 5 एक विषम संख्या है। ठीक, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, इसको उतार लीजिए। हाँ, तो आगे दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 अथवा 6q + 3 अथवा 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं।
अध्याय 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक। अब हमें ये नहीं पता है कि जो पूर्णांक है ए ये सम है अथवा विषम है, हमने खाली लिखा यहाँ पे माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और हम यहाँ पे हमको दिखाना है कि 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 6, ठीक। अब जब b बराबर 6 हो गया तो जो r का मान आएगा वो कितना होगा, r का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। 1 2 3 4 5 क्या 6 होगा? 6 नहीं होगा, क्योंकि हमेशा r का मान जो होता है वो 6 से b से छोटा होता। तो यहाँ पे जब b से छोटा होता है तो यहाँ पे 6 है, 6 से हमेशा छोटा होगा। अब ये छोटा क्यों होता है अभी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि हमेशा b का मान r का जो मान होता है वो b से छोटा क्यों होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में r बराबर 0 पर, ठीक। तो a बराबर r बराबर 0 पर तथा b बराबर 6 पर, ठीक। तो ये हो जाएगा a बराबर 6q + 0, ठीक। फिर दूसरा b बराबर 6 तथा r बराबर 1 पर a बराबर हो जाएगा 6q + 1। उसके बाद फिर b बराबर 6 तथा r बराबर 2 पर a बराबर 6q + 2। b बराबर 6 तथा r बराबर 3 पर a बराबर 6q + 3, b बराबर 6 r बराबर 3 पर r बराबर 4 पर a बराबर 6q + 4। फिर आगे लिखते हैं b बराबर 6 और r बराबर 5 पर, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 5, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि जो 6q है ये सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। अब हम आगे फिर दिखाते हैं यहाँ पे, अगर सम संख्या प्लस सम संख्या, वहाँ पे हमने गुणा किया था, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर क्या होता है? सम संख्या जैसे 2 + 2 बराबर 4, 6 + 4 बराबर 10, 8 + 6 बराबर 14। लेकिन अगर हम सम संख्या प्लस विषम संख्या कर दें तो हमको मिलती है विषम संख्या। 2 + 3 बराबर 5, 4 + 7 बराबर 11, 6 + 9 बराबर 15। तो यहाँ पे हमको जो मिला 6q क्या है? सम संख्या है। लेकिन अगर 6q + 1 में हम एक जोड़ देंगे और एक क्या है? विषम संख्या, तो हमको मिल जाएगी ये विषम संख्या। ये क्या हो जाएगी? ये सम संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 जुड़ा हुआ है सम संख्या में। और यहाँ पे ये हो जाएगी विषम, ये हो जाएगी सम और ये हो जाएगी विषम। तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ इस प्रकार यूक्लिड प्रमेय से सिद्ध हुआ कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक। यहाँ पे हमको ये मिला विषम पूर्णांक, ये मिला विषम पूर्णांक, ये मिला विषम पूर्णांक, बाकी सारे सम पूर्णांक हैं। इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये दूसरा सवाल लिखा होगा, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दिखाओ कि n² - n 2 से विभाज्य है, ठीक है। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पूर्णांक, तो जो पूर्णांक होगा वो या तो सम होगा या फिर
विषम होगा। इसके अभी देखो मैंने पहले सवाल में ये बताया कि अगर कोई विषम संख्या होगी तो क्या होगी, वो 2q के रूप में होगी, और अगर विषम होगी तो 2q + 1 के रूप में होगी। ठीक, तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना यहाँ पे लिखेंगे यदि n धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ दो स्थितियां संभव हैं। पहली n बराबर 2q, मतलब क्या है, जब n सम पूर्णांक होगा तो। अब दूसरी स्थिति क्या बन रही है, दूसरी स्थिति बन रही है n बराबर 2q + 1, यदि n जो है वो क्या है, वो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमको दिखाना क्या, n² - n 2 से विभाज्य है। ठीक, n² - n 2 से विभाज्य है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो हो जाएगा n² बराबर 2 दूनी n² बराबर 2q² n² बराबर 4q²। ठीक, और हमको दिखाना क्या है, अब ये तो था समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो n² - n = 4q² माइनस का 2q। ठीक, अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा q² माइनस q, या फिर n² माइनस n। ठीक, या फिर n² माइनस n = 2, ये हो गया कैपिटल Q प्लस 0। अब इसको हम लिख सकते हैं ना, ये हो गया कि a बराबर 2q + 0 के रूप का आ गया ना, यहाँ पे r का मान 0 हो गया, मतलब जो b है यहाँ पे 2 है, मतलब कि ये जो है यदि n धनात्मक समपूर्णांक है तो 2 से पूर्णांक है तो n² - n 2 से विभाज्य है। और दूसरी स्थिति में यदि इसको बनाते हैं समीकरण 3, तो इसका भी करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये हो जाएगा n² 2q + 1 का स्क्वायर n² 2 दूनी 4 q² + 1 प्लस 2 दूनी 4q, ये हुआ समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 - 3, तो n² - n हो जाएगा 4q² - 1 प्लस 4q माइनस 2q प्लस 1, ये हो जाएगा 4q² - 1 प्लस 4q, यहाँ पे ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये हो जाएगा माइनस का 2q माइनस प्लस -1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचेगा 4q² प्लस 2q। या फिर इसको हम लोग करेंगे, ऊपर ले आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4q² प्लस 2q, कितने बराबर n² - n बराबर इतना है, इसमें भी हम 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2q² प्लस q, फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, इसको कर लेते हैं कैपिटल Q बराबर 0, यहाँ पे भी r का मान 0 आ गया, तो लिखेंगे तथा यदि n धनात्मक विषम पूर्णांक
होगा तो भी n स्क्वायर माइनस n 2 से विभाज्य होगा। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पे अगर n के लिए दो स्थिति बन रही थी। एक n क्या था, n एक धनात्मक सम पूर्णांक था, दूसरा था n एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमने एक बार सम के लेकर के देखा तो वहाँ पे आया a बराबर 2q प्लस 0, दूसरे बार दिया हुआ n स्क्वायर माइनस n बराबर 2q प्लस 0। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो 0 आ रही है, इसका मतलब कि ये जो n स्क्वायर माइनस n है वो 2 से विभाज्य हो जा रहा है। ठीक, इसको उतार लीजिए। तो अगला सवाल ये है, कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 5 के रूप का है तो यह 3q प्लस 2 के रूप का भी होगा, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लिखते हैं माना n बराबर 6q प्लस 5 तथा हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 अथवा 3q प्लस 2 के रूप का होता है। ठीक, 3k प्लस 1 3k प्लस 2 के रूप का होता है। तो अब यहाँ पे q बराबर 3k प्लस 1 3k प्लस 2। तो सबसे पहले हम q बराबर रखते हैं, q बराबर 3k पर n बराबर 6q प्लस 5, n बराबर 6, ये हो गया 3k प्लस 5 6 18k प्लस 5। यह तो इसको हम लिखेंगे 18k प्लस 3 प्लस 2, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 6k प्लस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3। इसको कर देते हैं कैपिटल Q प्लस 2n, जहाँ कैपिटल Q बराबर 6k प्लस 1 है। ठीक, दूसरा Q बराबर 3k प्लस 1 पर n बराबर 6k प्लस 5, 6q की जगह रखेंगे 3k प्लस 1 प्लस 5, 18k प्लस 6 प्लस 5, ये हो जाएगा 18k प्लस 6 5 11। इसको हम लिखेंगे 18k प्लस 9 प्लस 2, इसमें से हम कॉमन लेते हैं 3, बचेगा 6q प्लस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा n बराबर q प्लस 2, जहाँ कैपिटल Q बराबर 6q प्लस 3, ये मिला। अब फिर करेंगे q बराबर 3k प्लस 2 पर n बराबर 6, 5 6 18 के 6 11 प्लस 5 18 के प्लस 12 5 17, 18 के प्लस 15 प्लस 2 हो जाएगा। इसमें से 3 कॉमन ले जाएंगे, 3 6 18 के प्लस 3 5 15 प्लस 2 हो जाएगा 3q प्लस 2, जहाँ q बराबर 6k प्लस 5। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 6q प्लस 5 के रूप का है तो यह 3q प्लस 2 के रूप का भी मिल रहा है हमको। ठीक, इसको नोट करिए। अगला सवाल है, दर्शाइए कि किसी पूर्ण संख्या m के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक होगा तो 8m होगा, और जब विषम होगा तो 8m प्लस 1 के रूप का होगा, मतलब कि a बराबर 8m, ये सम होगा क्योंकि हमको सम का करना नहीं, उसने विषम पूछा है, a बराबर 8m प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पे ए स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 8 × 64 m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16m कितना हुआ, ये हो जाएगा 64m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 1, इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 8m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, मिलेगा 8m प्लस 1 ए स्क्वायर बराबर, जहाँ m बराबर कितना आ जाएगा 8m स्क्वायर प्लस 2m, हमको यही सिद्ध करना था। तो अब आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसको हम कल करेंगे। थैंक यू। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा हमें सपोर्ट करें।